इमामा की जैसे जान में जान आई। कहाँ है कार्ड? इमामा ने पूछा। कहाँ शॉपिंग की है तुमने? सालार ने उसकी तरफ आते हुए पूछा। उसे डिपार्टमेंटल स्टोर याद आया। वहाँ छोड़ दिया था मैंने। उसे जैसे यकीन नहीं आया था। हाँ, स्टोर के मैनेजर ने हेल्पलाइन को इन्फॉर्म किया। वो तुम्हारे सेल पर ट्राई करते रहे लेकिन तुमने कॉल रिसीव नहीं की। अब उन्होंने मुझे कॉल किया है। वो बैग से अपना सेल निकाल कर देखने लगी। उस पर वाकई बहुत सारी मिस कॉल्स थी। लेकिन ये कब आई थी? शायद जब वो रिसेप्शन में बैठी अपनी सोचों में गर्क थी। एक आदमी एक ट्रे में पानी और जूस का एक ग्लास लेकर आ गया। उसे उस वक्त उसकी शदीद ज़रूरत महसूस हो रही थी। प्यास की वजह से नहीं, बल्कि शर्मिंदगी की वजह से। सालार दूसरे सोफे पर आकर बैठ गया। उस दौरान इंटरकॉम दोबारा बजा और वो उठ कर गया। गाड़ी का पता चल गया था। इमामा, गाड़ी के पेपर्स कहाँ हैं? उसने एक बार फिर फ़ोन होल्ड पर रखते हुए उससे पूछा। इमामा को अपनी अगली हिमाकत याद आई। पेपर्स गाड़ी में ही थे। वो पेपर्स और लाइसेंस दोनों वहाँ छोड़ कर आई थी। उस ब्रांड न्यू गाड़ी पर अगर कोई हाथ साफ करता तो उस खुशकिस्मत को गाड़ी के साथ साथ ये दोनों चीज़ें भी इनाम में मिलती, क्योंकि लिफ्टर उसे मतलूबा पार्किंग में छोड़कर वहाँ से जा चुका था। उस पर स्टिकर लगा होता तो शायद वो उसे कहीं और लेकर जाता, लेकिन अब वो उसे करीबी पार्किंग में छोड़ कर गए थे, क्योंकि उनका ख्याल था मालिक गाड़ी के पीछे ही आ रहा होगा। जूस एकदम उसके हलक में अटकने लगा। गाड़ी में, उसने नज़रें मिलाए बगैर कहा। जवाबन उससे मलामत नहीं की गई जिसकी वो तवक्को कर रही थी। आईडी कार्ड की कॉपी है। वो किसी को गाड़ी लाने के लिए भेजना चाहता था और हिफ्ज़े मा तकद्दुम के तौर पर आईडी कार्ड या गाड़ी के पेपर साथ देना चाहता था, ताकि अगर उसे पार्किंग में चेक किया जाए तो गाड़ी लाने में दिक्कत ना हो। वो ग्लास रखकर एक बार फिर आईडी कार्ड अपने बैग में ढूंढने लगी। वहाँ भी उसका कोई वजूद नहीं था। उसे याद आया कि वो दूसरे बैग में था। उसका दिल वहाँ से भाग जाने को चाहा। उसे खुद पर शदीद गुस्सा आ रहा था। इस दफ़ा सालार ने उसके जवाब का इंतज़ार नहीं किया। मेरे पेपर्स में देखो, मेरी वाइफ के आईडी कार्ड की कॉपी होगी। वो ड्राइवर को दे दो और कार की चाबियाँ भी भिजवा देता हूँ मैं, उसने फ़ोन पर कहा। तुम्हें अगर फ्रेश होना है तो मेरे स्लीपर्स यहाँ पड़े हैं। ये ऑफ़र बेहद बर वक्त आई थी। उसे उस वक्त कोई ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ वो अपना मुंह छुपा लेती। उसने ज़िंदगी में कभी खुद को इतना नाकारा और अहमक महसूस नहीं किया था। बाथरूम का दरवाज़ा बंद किए वो अपने चेहरे पर पानी की छींटें मारती गई। पानी कुछ बहा नहीं पा रहा था। न शर्मिंदगी, न वो हतक, न उसका रंज। सुना है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड आई है? उसने बाहर रिमशा की आवाज़ सुनी। वो सालार को छेड़ रही थी और वो जवाबन हंसा था। हाँ, आज की डिज़ास्ट्रस मीटिंग के बाद किसी गर्लफ्रेंड का एक विज़िट तो डिज़र्व करता था मैं। वो आईने में अपने अक्स को देखते उनकी गुफ्तगू सुनती रही। दोनों अब किसी क्लाइंट और आज की मीटिंग को डिस्कस कर रहे थे। उसका दिल चाहा था वो वापस कमरे में ना जाए। वो उस सीन से गायब होना चाहती थी। बाथरूम का दरवाज़ा खुलने पर रिमशा खैर मकदमी अंदाज में उसकी तरफ आई। चलो, किसी बहाने तुम्हारी बेगम तो यहाँ आई, रिमशा ने उससे मिलते हुए कहा था। सालार जवाब देने के बजाय सिर्फ मुस्कुराया। चंद मिनट वो खड़ी बातें करती रही। फिर उसने कहा, अब अगली मीटिंग है तो तुम आ रहे हो क्या? हाँ, मैं आता हूँ। तुम स्टार्ट कर लो मीटिंग, मैं 10-15 मिनट में आ जाता हूँ, उसने कहा। रिमशा इमामा को खुदा हाफिज़ कहते हुए निकल गई। तुम चले जाओ, गाड़ी आएगी तो मैं चली जाऊँगी, उसने कमरे में पड़े जूते के डब्बे से नया जूता निकालते हुए सालार से कहा। उसे लग रहा था वो उस वक्त एक ख्वामखा की लाइब्रेरी बनकर आई थी। तुम सैंडविच खाओ, तुमने ये सुबह बना कर दिए थे। आज क्लाइंट्स के साथ लंच किया है, ये खा नहीं सका। वो टेबल पर पड़े सैंडविच का एक टुकड़ा खाते हुए कह रहा था। मुझे भूख नहीं है। इस वक्त हलक से कुछ उतारना बहुत मुश्किल था। क्यों भूख नहीं है? लंच किया है तुमने? नहीं, लेकिन भूख नहीं है। फिर खाओ, सिर्फ एक खा लो, वो उसे बहला रहा था। इमामा के साथ कोई मसला था और उस वक्त पूछना बेकार था। जब वो परेशान होती इसी तरह चीज़ें भूलती थी और इतने महीनों में सालार उस चीज़ का आदी हो चुका था। वो जानता था वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। ये उसके लिए अब कोई गैर मामूली बात नहीं रही थी। वो अब सर झुकाए सैंडविच खाने लगी थी जो उसने प्लेट में उसके सामने रखा था।
उसका ख्याल था कि वो अब उसकी उन तमाम हरकत पर कोई तबसरा करेगा, मगर वो उससे इधर उधर की बातें करता रहा। सैंडविच ख़त्म होने के बाद उसने इमामा से चाय का पूछा और उसके इनकार पर उसने इंटरकॉम पर किसी से ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए कहा। मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में भिजवा रहा हूँ, तुम्हारी गाड़ी जब आएगी तो मैं भिजवा देता हूँ। मैं खुद ड्राइव करके चली जाती हूँ, उसने कहा। नहीं, ड्राइवर तुम्हें ड्रॉप करेगा, तुम अपसेट हो और मैं नहीं चाहता तुम ऐसे ड्राइव करो। वो बोल नहीं सकी, ये जानने के बावजूद कि वो बड़ी आसानी से जान गया होगा कि इस वक्त उसे कोई परेशानी थी। मैं खुद चली जाती हूँ, उसने बैंक की एग्ज़िट पर सालार से कहा। यार, क्लाइंट्स को भी यहाँ तक छोड़ने आता हूँ, तुम तो बीवी हो मेरी, वो मुस्कुराया था। ड्राइवर पार्किंग में खड़ी गाड़ी दरवाजे के सामने ले आया था। ड्राइवर गाड़ी का दरवाज़ा खोलने के लिए आया, मगर उससे पहले सालार उसके लिए गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोल चुका था। वो गाड़ी में बैठने के बजाय उसे रुक कर देखने लगी। वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, मगर उसके हलक में एक बार फिर से गिरें पड़ने लगी थी। एनीथिंग एल्स मैम? सालार ने मुस्कुराते हुए कहा। वो समझा कि वो उससे कुछ कहना चाह रही है। थैंक यू, उसने बिलाखिर कहा। ऑलवेज़ एट योर डिस्पोजल मैम, उसने अपना बाजू उसके गिर्द फैलाते हुए उसे गाड़ी में बैठने का इशारा करते हुए कहा। वो गाड़ी में बैठ गई। सालार ने दरवाज़ा बंद कर दिया। चलती हुई गाड़ी में से इमामा ने एक लम्हे के लिए मुड़कर देखा। वो अभी भी वहीं खड़ा था। वो यकीनन गाड़ी के मेन रोड पर जाने का इंतज़ार कर रहा था। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढांप लिया था। जिसकी जिम्मेदारी थी वो शख्स उसके लिए खड़ा था। वो जलाल की जिम्मेदारी नहीं थी। फिर वो क्यों ये तवक्को कर रही थी कि वो उसके लिए इतनी कर्टसी दिखाता? उसने ठीक किया था, उसे ड्राइवर के साथ भेजा था। वो वाकई उस वक्त गाड़ी ड्राइव करने के काबिल नहीं थी। वो अपनी गाड़ी में होती तो गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी करके अंदर बैठकर फूट फूट कर रोती। ना वो इतनी बेवकत थी जितनी हर बार जलाल के सामने जाकर हो जाती थी, ना वो इतनी अनमोल थी जितना ये शख्स उसे समझ रहा था। एक उसे कोयला समझकर मिलता था और दूसरा कोहिनूर। वो बेवक्ती कांच की तरह लगती थी और ये वक्त खंजर की तरह, लेकिन दोनों चीज़ें ज़ख्मी करती थी उसे। वो घर आकर भी बहुत देर तक लाउंज में बेमकसद बैठी रही थी। आज का दिन बेहद बुरा था, बेहद। कोई चीज़ उसे पुरसुकून नहीं कर पा रही थी। तकलीफ दे यादों का एक सिलसिला था जो ख़त्म होने में ही नहीं आ रहा था। क्या हुआ है तुम्हें? सालार ने रात को खाने की टेबल पर उससे पूछा। कुछ नहीं, जवाब हस्बे तवक्को था। सालार ने खाना खाते खाते हाथ रोक कर उसे देखा। कोई परेशानी नहीं है, मैं बस अपनी फैमिली को मिस कर रही हूँ, उसने झूठ बोला। ये वाहिद तरीका था जिससे उस गुफ्तगू का मौजू उसकी ज़ात से हट सकता था। सालार ने उसे कुरेदा नहीं था। वो बाज़ दफ़ा इस तरह परेशान होती थी और वो उसे सिर्फ बहलाने की कोशिश किया करता था। आज भी उसने यही कुछ किया। वो डिनर के बाद काम के लिए अपने स्टडी रूम में चला गया। इमामा ने सोने की कोशिश की, लेकिन वो सो नहीं सकी। एक बार फिर सब कुछ फ़िल्म की तरह उसकी आंखों के सामने आने लगा। वो फिल्म जो आज बार बार चलती और फिर चलती रही थी। कितना वक्त उसने अंधेरे में बिस्तर में चित लेटे छत को घूरते हुए गुजारा था, उसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ। उसकी सोचों का तसलसल तब टूटा जब कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। सालार सोने के लिए हत्तल इम्कान आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलते हुए अंदर आया था। फिर वो दरवाज़ा बंद करके वो लाइट ऑन किए बगैर इसी तरह एहतियात से दबे पांव वॉशरूम की तरफ चला गया था। इमामा ने आंखें बंद कर ली। नींद अब भी आंखों से कोसों दूर थी। वो कपड़े तब्दील करके सोने के लिए बेड पर आकर लेटा था। उसने इमामा की तरफ करवट ली और फिर इमामा ने उसकी आवाज़ सुनी। तुम जाग रही हो? उसने अपनी कमर के गिर्द सालार का बाजू हमाइल होते हुए महसूस किया। तुम्हें कैसे पता चल जाता है? वो कुछ झल्लाई थी। पता नहीं कैसे, बस पता चल ही जाता है। क्या परेशानी है? एक लम्हे के लिए उसका दिल चाहा वो उसे बता दे अपनी और जलाल की मुलाकात के बारे में, लेकिन दूसरे ही लम्हा उसने उस ख्याल को झटक दिया था। उस सारे वाक़े में बताने वाली कोई चीज़ नहीं थी, कोई ऐसी चीज़ जो किसी के लिए भी काबिल एतराज़ होती। वो सालार को भी ये नहीं समझा सकती थी कि वो जलाल की किन किन बातों पर तकलीफ़ महसूस कर रही थी। तो फिर बताने का फ़ायदा क्या होता? कुछ नहीं, बस मैं डिप्रेस थी,
इसलिए तो कहा था कि बाहर चलते हैं। वो अब उसके बाजू पर सहलाने वाले अंदाज में हाथ फेर रहा था। मैं ठीक हूँ अब, इमामा ने यकदम किसी नन्हे बच्चे की तरह उसके सीने में मुंह छुपाते हुए उससे कहा। उसके सर को चूमते हुए वो उसे थपकने लगा। इमामा का दिल भर आया। अगर उसकी ज़िंदगी में जलालुन नस्र के नाम का कोई बाब ना आया होता तो क्या ही अच्छा था। वो उस शख्स के साथ बहुत खुश रह सकती थी जिसके सीने में मुंह छुपाए वो उस वक्त माजी को खोजने में मसरूफ़ थी। ज़िंदगी में वो लोग क्यों आते हैं जो हमारा मुकद्दर नहीं होते? वो मुकद्दर नहीं बनते तो एड़ी का कांटा क्यों बन जाते हैं? जलाल के साथ होने वाली वो मुलाकात उसके लिए एक इत्तेफाक था, एक ऐसा इत्तेफाक जिसे वो दोबारा नहीं चाहती थी। उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि वो इत्तेफाकी मुलाकात उसके लिए बहुत ख़तरनाक असरात लेकर आने वाली थी, महीनों या सालों में नहीं बल्कि दिनों में। 2 दिन बाद वो एक डिनर में मदऊ थे। वो उस वक्त सालार के साथ खड़ी चंद लोगों से मिल रही थी जब उसने हलो की एक शनासा सी आवाज़ सुनी। इमामा ने गर्दन मोड़ कर देखा और फिर हिल नहीं सकी। वो फ़ारूक था जो बेहद गर्मजोशी के साथ सालार से मिल रहा था। मेरी बीवी, सालार अब उसका तारुफ करवा रहा था। तारुफ की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ही इनसे मिल चुका हूँ, फ़ारूक ने बेहद गर्मजोशी से कहा। सालार ने कुछ हैरान सा होकर फ़ारूक को देखा। आप पहले मिल चुके हैं इमामा से? बिल्कुल, अभी परसों ही तो मुलाकात हुई है। डॉक्टर जलालुन नस्र के साथ लंच कर रही थी। दरअसल जलाल हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। उन्होंने बताया कि उनकी पुरानी क्लास फेलो हैं और जब उन्होंने आपका विजिटिंग कार्ड उन्हें दिया तब मुझे पता चला कि ये आपकी वाइफ हैं। फ़ारूक बड़े खुशगवार अंदाज में कह रहा था। मैंने और मेरी मिसेस ने तो खाने पर इनवाइट किया था, लेकिन इन्होंने कहा आप आजकल मसरूफ़ हैं। फ़ारूक ने ना इमामा की फ़क होती रंगत को देखा, ना सालार के बेतासुर चेहरे को। जो कुछ वो कह रहा था सालार को उस पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन यकीन ना करने के लिए उसके पास कोई वजह नहीं थी। उसके कान जैसे सुन हो रहे थे। उसने गर्दन मोड़कर अपने बाईं तरफ खड़ी इमामा को देखने की ज़हमत भी नहीं की थी। वो फ़िलहाल उसको देखना ही नहीं चाहता था। वो जलालुन नस्र के साथ मिल रही थी, और कब से? फ़ारूक की बात सुनते हुए इमामा ने खुश्क होते हुए हलक के साथ सालार के चेहरे पर नज़र डाली। वो बेगौर फ़ारूक की बात सुन रहा था और उसका चेहरा बेतासुर था। उसने उसके बेतासुर चेहरे को देखकर गलत अंदाज़ा लगाया था। मैं उसे सब कुछ बता दूंगी, वो मेरी बात समझ लेगा। उसके बेतासुर चेहरे ने इमामा को अजीब सी खुशफहमी का शिकार किया था। वो इब्तदाई शौक़ से निकलने लगी थी। मुझे परसों इस सालार को बता देना चाहिए था, तब उसे ये शर्मिंदगी तो ना होती। उसे ज़रा पछतावा हुआ। वहाँ खड़े फ़ारूक की बात सुनते और सालार के चेहरे पर नज़र डालते हुए उसने उन हालात में सालार के रद्द अमल को बिल्कुल गलत समझा था। और क्यों ना समझती? इतने महीनों से वो जिस शख्स के साथ रह रही थी वो उसके नाज नखरे उठाने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा था। उसने उसे कभी ये तासुर ही नहीं दिया था कि वो उससे नाराज़ हो सकता था या उसकी किसी गलती पर उसे माफ़ नहीं कर सकता था। आप ज़हीर साहब से मिले हैं? उसने यकदम सालार को फ़ारूक की बात काटते देखा। आए हुए हैं क्या? हाँ, अभी हम लोग आप ही की बात कर रहे थे। आए, मैं आपको मिलवाता हूँ। सालार फ़ारूक को लिए एक तरफ चला गया। इमामा की समझ में नहीं आया कि उसने मौजू बदला था या फ़ारूक को वाकई किसी ज़हीर साहब से मिलवाना चाहता था। वो दोबारा पलटकर उसकी तरफ नहीं आया। वो डिनर के दौरान भी मर्दों के ग्रुप के पास ही खड़ा रहा। वो खुद भी अपनी कुछ दूसरी शनासा ख़वातीन के साथ ही खड़ी रही। ऐसा पहली बार हो रहा था कि किसी पार्टी में वो उसके पास ही ना आया हो। उसे कुछ परेशानी होने लगी, लेकिन उसे अभी भी यकीन था कि सालार इस चीज़ को बहुत बड़ा इशू नहीं बनाएगा। पार्टी के ख़त्म होने पर मेज़बानों से रुखसत होकर वो होटल की लॉबी के दरवाजे पर अपनी कार के इंतज़ार में खड़े हो गए। इमामा ने एक बार फिर उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश की। उसका चेहरा उतना ही बेतासुर था जितना पहले था, लेकिन उसकी खामोशी और संजीदगी बेहद मायने खेज थी। इमामा ने बात का आगाज़ करने का सोचा और तब भी होटल का एक मुलाजिम उनकी गाड़ी ड्राइव वे में ले आया था। सालार उसे मुखातिब किए बगैर ही बाहर निकल गया। उसे अब शुबा नहीं रहा था कि उसकी उस अचानक खामोशी और बेइतनाई की वजह क्या थी। गाड़ी में बैठे हुए भी उसकी खामोशी इसी तरह थी। गाड़ी के मेन रोड पर आने के चंद मिनटों के बाद इमामा ने उस तवील खामोशी को तोड़ने की कोशिश की। तुम नाराज़ हो मुझसे? विल यू प्लीज़ शट अप? वो फ्रीज़ हो गई थी। मैं इस वक्त गाड़ी ड्राइव करना चाहता हूँ, तुम्हारी बकवास सुनना नहीं चाहता। वो उस पर चिल्लाया नहीं था, लेकिन जो कुछ उसकी नज़रों में और उसके ठंडे लहजे में था
वो इमामा को मारने के लिए काफ़ी था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि बात इतनी मामूली नहीं जितनी वो समझ रही थी। वो उसे दोबारा मुखातिब करने की हिम्मत नहीं कर सकी। इतने महीनों में उसने पहली बार उसे अंधाधुंध ड्राइव करते देखा था। अपार्टमेंट में दाखिल होने के बाद वो अपनी जैकेट लाउंज में सोफे पर फेंकते हुए सीधा किचन में गया। इमामा की समझ में नहीं आया कि वो किचन में जाए या उसके बेडरूम में आने का इंतज़ार करे। अपनी चादर उतारते हुए वो कुछ देर अपार्टमेंट के बैरूनी दरवाजे के पास ही खड़ी रही। उसका जहन अब माऊफ होने लगा था। वो इतने महीनों से एक आशिक और दोस्त के साथ रह रही थी और आज पहली बार एक शौहर का सामना कर रही थी। तभी कॉरिडोर में खड़े खड़े उसने अपने सैंडल्स उतारे। तभी उसने सालार को किचन एरिया से पानी का ग्लास ले जाते और फिर डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठते देखा। अब उसकी पुश्त इमामा की तरफ थी। पानी का ग्लास खाली करके टेबल पर रखते हुए वो अपने गले से टाई उतार रहा था। वो चंद लम्हे खड़ी उसे देखती रही, फिर आगे बढ़ाई। कुर्सी खींच कर वो बैठी थी कि वो कुर्सी धकेलता हुआ उठ खड़ा हुआ था। सालार, मेरी बात तो सुनो। अभी कुछ और रह गया है जो तुमने मुझे बताना है। उसने सालार की आंखों में अपने लिए पहले कभी तहकीर नहीं देखी थी, लेकिन आज देख रही थी। मुझे वजाहत का मौका तो दो। वजाहत? किस चीज़ की वजाहत? तुम मुझे ये बताना चाहती हो कि तुमने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए अपने शौहर को धोखा देना क्यों ज़रूरी समझा? उसकी आंखों में आंसू आने लगे। या तुम मुझे ये बताओगे कि तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड की वो कौन सी खूबी है जो तुम्हें अपने शौहर में नज़र नहीं आई? वो अपने लहजे से उसे काट रहा था। उससे बेहतर ये है कि तुम मुझे सिर्फ ये बता दो कि तुम कब से उससे मिल रही हो। मैं इत्तेफाकन उससे मिली थी, सिर्फ एक बार। उसने भर्राई हुई आवाज़ में कुछ कहने की कोशिश की। सालार ने डाइनिंग टेबल पर पूरी कुव्वत से हाथ मारा था। स्टॉप बिफूलिंग मी वुमेन! वो पूरी कुव्वत से चिल्लाया था। इमामा की आवाज़ बंद हो गई। उसके हाथ कांपने लगे। यूटोपिया ख़त्म हो रहा था। तुम समझती हो मैं तुम पर एतबार करूँगा? तुमने मेरी नज़रों में आज अपनी इज्जत ख़त्म कर ली है। यू आर नथिंग बट अ ब्लडी चीटर। वो कहते हुए वहाँ रुका नहीं था। बेडरूम में जाने के बजाय वो स्टडी रूम में चला गया था। इमामा ने मुट्ठियाँ भींचकर जैसे अपने हाथों की कपकपाहट को रोकने की कोशिश की थी। उसके अल्फाज उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। वो बेहद तकलीफ़दा थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा तकलीफ़दा उसकी काटदार नज़रें थी। बात इतनी बड़ी नहीं थी जितनी सालार ने बना ली थी, लेकिन बात इतनी छोटी भी नहीं थी जितनी उसने समझ ली थी। वो उसके और जलाल के माजी के ताल्लुक़ से वाकिफ़ ना होता तो कभी भी किसी क्लास फेलो के साथ खाना खाने पर वो इतना हंगामा खड़ा ना करता। वो कंजर्वेटिव नहीं था। उसे खुद ही जलाल से मुलाकात के बारे में बता देना चाहिए था। वहाँ बैठे बहते आंसुओं से वो खुद को मलामत कर रही थी। वो उठकर बेडरूम में आ गई। सोने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो माऊफ जहन और हवास के साथ सिर्फ सालार के अल्फाज जहन से निकालने की कोशिश कर रही थी। सवाल ये नहीं था कि वो उसे गलत समझ रहा था। सवाल ये था कि ऐसा क्यों हुआ? क्या वो भी इसी तरह उसे नाकाबिल एतबार समझता है जिस तरह वो उसे समझती है? वो सारी रात जागती रही। सालार बेडरूम में नहीं आया था। उसे यकीन था सुबह तक उसका गुस्सा ख़त्म नहीं तो कम ज़रूर हो जाएगा। वो उससे दोबारा बात करना चाहती थी। वो फज्र के वक्त कमरे में आया था। उस पर एक नज़र डाले बगैर वो कपड़े तब्दील करके नमाज़ पढ़ने के लिए चला गया था। उसकी वापसी हमेशा की तरह जिम और जॉगिंग के बाद ऑफिस जाने से कुछ देर पहले हुई थी। उसने इमामा को तब भी मुखातिब नहीं किया था। इमामा के निकाले हुए कपड़े की बजाय वो अपने निकाले हुए कपड़े लेकर वॉशरूम में गया था। वो कुछ दिल बर्दाश्ता सी होकर किचन में नाश्ता तैयार करने लगी। सालार तैयार होकर लाउंज में आया, लेकिन नाश्ते की टेबल पर जाने के बजाय वो स्टडी रूम में चला गया था। उसे पता था कि वो अपना लैपटॉप लाने वहाँ गया होगा, लेकिन वो ये नाश्ता करने के बाद किया करता था। आज पहले लेने का मतलब था कि सालार, नाश्ता लगा दिया है मैंने। उसके स्टडी रूम से निकलने पर इमामा ने उसे कहा था, उसके लिए तुम जलाल को बुला लो। उसने बात नहीं की थी, उसे कोड़ा मारा था। वो सफ़ेद पड़ गई। वो एक लम्हे के बगैर अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलकर निकल गया। उसे एहसास नहीं हुआ कि वो कितनी देर वहीं डाइनिंग टेबल के करीब खड़ी रही। उसके लफ्ज़ किसी खारदार तार की तरह थे
जो उसके वजूद को अपनी गिरफ्त में लिए हुए थे। वो सारा दिन कुछ नहीं खा सकी थी। उसने दोबारा सालार को कॉल की, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं की। उसे यही तवक्को थी। उसने टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए उससे माफ़ी मांगी। उसने टेक्स्ट मैसेज का भी कोई जवाब नहीं दिया। वो रोज़ाना 7 या 8 बजे के करीब घर आ जाता था। अगर कभी उसे देर से आना होता तो वो उसे मतला कर दिया करता था, लेकिन उस दिन वो रात को तकरीबन 10 बजे के करीब घर आया था। आज बहुत देर हो गई, इमामा ने दरवाज़ा खोलने पर पूछा। सालार ने जवाब नहीं दिया। वो खड़ी सिर्फ उसे देखती रह गई। लाउंज में रिमोट कंट्रोल से टीवी ऑन करते हुए वो बेडरूम में चला गया। ये जैसे इशारा था कि वो दोबारा टीवी देखने के लिए वहाँ आएगा। इमामा को यकीन था कि वो खाना नहीं खाएगा, लेकिन बोझल दिल के साथ उसने खाना लगाना शुरू कर दिया था। वो 10-15 मिनट के बाद कपड़े तब्दील करके लाउंज में आ गया था। फ्रिज से एक एनर्जी ड्रिंक निकाला और लाउंज के सोफे पर बैठकर चैनल सर्फिंग करने लगा। खाना तैयार है, इमामा ने उसे इन्फॉर्म किया। वो टीवी देखता रहा। तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? वो आगे बढ़ी। उसने टीवी से नज़रें हटाकर उसे देखा। ये मेरा घर है, यहाँ मौजूद हर चीज़ मेरी है, और खाना खाना या ना खाना ये मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। उसकी आंखों में बेरुखी के अलावा और कुछ नहीं था। मैंने तुम्हारे इंतज़ार में अभी तक कुछ नहीं खाया है। उसने कभी उस शख्स के सामने अपना ऐसा लहजा रखने का सोचा तक नहीं था। वो मोहब्बत नहीं बल्कि रिश्ता था जो उसे कमज़ोर कर रहा था। स्टॉप दिस बुलशिट। वो चैनल तब्दील करते हुए अजीब से अंदाज में हंसा था। मैं तुम्हारे हाथों बेवकूफ़ ज़रूर बन गया हूँ, लेकिन बेवकूफ़ हूँ नहीं मैं। सालार, तुम जो समझ रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो उसके सामने सोफे पर आकर बैठ गई थी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जो मैं तुम्हें समझ रहा था वो वाकई गलत था। इमामा की हलक में फिर से गिरें पड़ने लगी थी। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन लेते? उसने भर्राई हुई आवाज़ में कहा। इमामा, आज मेरे सामने रोना मत। तुम मुझे इस्तेमाल कर रही हो, एक्सप्लॉइट कर रही हो। करो, लेकिन इमोशनली ब्लैकमेल मत करो मुझे, प्लीज़। वो उसकी आंखों में नमूदार होते हुए आंसू को देखकर बुरी तरह मुश्तइल हुआ था। ठीक है, तुम बात नहीं सुनना चाहते, मत सुनो, लेकिन माफ़ कर दो मुझे। मैं तुमसे एक्सक्यूज़ करती हूँ। मेरी गलती थी, मुझे उससे नहीं मिलना चाहिए था। उसने कपकपाती हुई आवाज़ में कहा था। दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपने नाकर्दा गुनाह के लिए माजरत करना था। उसे अब एहसास हो रहा था। इस तरह मिलने के बजाय तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए, उसने उसकी बात काट कर कहा था। सालार, वो शादीशुदा है। वो बात मुकम्मल नहीं कर सकी। उसके आंसू बहने लगे थे और उसके बात को अधूरा छोड़ने पर वो सुलगा था। बहुत दुख है तुम्हें उसके शादीशुदा होने का, तो कहो उससे तुमसे सेकंड मैरिज कर ले या बीवी को तलाक दे दे। लेकिन उसे ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम तो वैसे ही अवेलेबल हो उसे। वो सांस नहीं ले सकी। कम अज़ कम उसे उसकी ज़ुबान से ये सुनने की तवक्को नहीं थी। क्या मतलब है तुम्हारा? उसने बेयकीनी से कहा। तुम जो मतलब निकालना चाहती हो निकाल लो। उसने सामने बड़ी टेबल पर एनर्जी ड्रिंक का कैन, रिमोट कंट्रोल दोनों रखते हुए कहा। मेरे कैरेक्टर की बात कर रहे हो तुम? उसका चेहरा सुर्ख होने लगा था। कैरेक्टर? कैरेक्टर है तुम्हारा? उसने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा था। कैरेक्टर था तो शादी की थी तुमने। उसे अपनी भर्राई हुई आवाज़ से खुद झुंझलाहट होने लगी थी। शादी नहीं, गलती थी, एंड आई रिग्रेट इट। वो उसका मुंह देख कर रह गई। खामोशी का एक लंबा वक्फा आया था, फिर उसने अपने हलक में फंसा हुआ आंसू का गोला निगलते हुए कहा। मेरी फैमिली होती ना तो तुम से इस तरह की एक बात न सुनती मैं। लेकिन अब और कुछ मत कहना, वरना मैं तुम्हारा घर छोड़कर चली जाऊंगी। सालार ने जवाब में टेबल पर पड़ा अपना सेल उठाया। उसने फुरकान को कॉल की। तुम्हारा ड्राइवर सो तो नहीं गया? नहीं, दूसरी तरफ से फुरकान ने कहा। तुम्हें ज़रूरत है? हाँ। अच्छा, मैं उसे बताता हूँ। सालार ने सेलफोन बंद कर दिया। ड्राइवर तुम्हें छोड़ आता है, तुम पैकिंग करके जा सकती हो, लेकिन मुझे कभी ये धमकी मत देना कि तुम मेरा घर छोड़कर चली जाओगी। जो कुछ तुम मेरे घर में बैठी करती रही हो, बेहतर है कि तुम यहाँ से चली जाओ। वो उठकर बेडरूम में चला गया था।
वो बुत की तरह वहीं बैठी रही। उसने उसे धक्के देकर घर से नहीं निकाला था, लेकिन वो यही महसूस कर रही थी। चंद मिनट वो वहीं बैठी रही, फिर एकदम उठकर अपार्टमेंट से बाहर निकल आई। लिफ्ट में उसने अपने दुपट्टे से भीगी आंखों और चेहरे को रगड़कर खुश करने की कोशिश की। वो ड्राइवर के सवालों से बचना चाहती थी। मुझे सईदा अम्मा की तरफ छोड़ दो। उसके नीचे पहुंचने तक ड्राइवर फुरकान की गाड़ी निकाले हुए था। उसने गाड़ी की पिछली सीट पर बैठते हुए उससे कहा। रात के 11:15 बजे गाड़ी की पिछली सीट पर वो पूरे रास्ते आंसू बहाती और आंखों को रगड़ती रही। उसने ज़िंदगी में ऐसी बेइज्जती कभी महसूस नहीं की थी। उसे एक बार फिर अपने माँ बाप बुरी तरह याद आ रहे थे। सईदा अम्मा ने नींद से उठकर दरवाज़ा खोला और उसे दरवाजे पर देखकर वो बुरी तरह परेशान हुई थी, मगर उससे ज़्यादा परेशान वो उसे अंदर आकर बिलक बिलक कर रोते देखकर हो रही थी। सालार ने घर से निकाल दिया? वो सुनकर हवास बाख्ता हो गई थी। वजह क्या थी? वो सईदा अम्मा को तो क्या, किसी को भी नहीं बता सकती थी। भाईजान को फ़ोन मिला कर दो, मैं उनसे बात करती हूँ। ऐसे कैसे घर से निकाल सकता है वो? सईदा अम्मा को गुस्सा आने लगा था। उसने उनके इसरार के बावजूद आधी रात को डॉक्टर सिफ्ते अली को फ़ोन नहीं किया। ये मुसीबत उसकी थी। वो उसके लिए लोगों की नींदें नहीं ख़राब करना चाहती थी। वो खुद पिछली रात नहीं सोई और अब इसी तरह रोते हुए उसका सर दर्द से फटने लगा था। फजर की नमाज के बाद वो सोने के लिए लेट गई। नींद मुश्किल से आई थी, लेकिन आ गई थी। दोबारा उसकी आंख दोपहर को खुली और आंख खुलने पर उसे ये सब कुछ भयानक ख्वाब की तरह लगा था। सालार ने कोई फ़ोन तो नहीं किया? उसने सईदा अम्मा के कमरे में आने पर पूछा। नहीं, तुम नहा लो, मैं खाना लगा रही हूँ, फिर भाई साहब की तरफ चलते हैं, सईदा अम्मा कहकर कमरे से निकल गई। पता नहीं उसे क्यों उम्मीद थी कि वो अब पछता रहा होगा। शायद उसके चले जाने के बाद उसे एहसास हुआ होगा कि उसने ज़्यादती की है। 12 घंटे गुस्सा ख़त्म होने के लिए काफ़ी थे, अगर ये सब कुछ उसने गुस्से में किया था तो। उसने बोझल दिल के साथ शावर लिया और सईदा अम्मा के घर पड़े हुए अपने पुराने कपड़ों में से एक जोड़ा निकाल कर पहन लिया। वो पिछले कई महीनों से इतने कीमती कपड़े पहनने की आदी हो गई थी कि अपने जिस्म पर वो जोड़ा उसे खुद ही अजीब सा लग रहा था। उसे बहुत भूख लग रही थी, लेकिन खाने के 2 लुक़्मे लेते ही उसकी भूख मर गई। सईदा अम्मा ने ज़बरदस्ती उसे खाना खिलाया। वो कुछ खाने के फ़ौरन बाद डॉक्टर साहब जाना चाहती थी, लेकिन इमामा डॉक्टर साहब को उनके ऑफिस फ़ोन पर इस तरह की गुफ्तगू से परेशान नहीं करना चाहती थी। सालार हफ्ते में 2 दिन डॉक्टर साहब के पास जाया करता था और आज भी वही दिन था जब उसे वहाँ जाना था। वो चाहती थी कि वो डॉक्टर साहब को उसके बारे में जो कहना चाहता है उससे पहले ही कह दे। कम से कम उसे बैठे बिठाए शर्मिंदगी का वो बोझ न उठाना पड़े जो उस सारे मामले के बारे में उन्हें बताकर उसे उठाना पड़ता। लेकिन सईदा अम्मा उस पर तैयार नहीं थी। वो ज़बरदस्ती उसे साथ लेकर डॉक्टर साहब के घर आ गई थी। कुलसुम आंटी सब कुछ सुनकर सईदा अम्मा की तरह आवाज़ बाख्ता हुई थी। डॉक्टर साहब अभी ऑफिस से नहीं आए थे। लेकिन बेटा, झगड़ा किस बात पर हुआ? इमामा के पास इस एक सवाल का जवाब नहीं था। सईदा अम्मा और कुलसुम आंटी के हर बार पूछने पर उसे एहसास होता कि इस सवाल का जवाब उसकी नीयत साफ़ होने के बावजूद उसको मुजरिम बना रहा था। अगर वो सईदा अम्मा और कुलसुम आंटी को ये बताती कि वो अपने एक पुराने दोस्त के साथ खाने पर गई थी या किसी पुरानी क्लास फेलो के साथ थी, तो दोनों सूरतों में वो कभी भी अच्छे रद्द-ए-अमल का इजहार न करती। वो ये सब कुछ डॉक्टर साहब को कभी ना बता सकती थी, जो घर आते ही उससे देखकर बहुत बुरी तरह परेशान हुए थे।